हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प एकेडमी। आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, कंप्लीट नोट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही वाइटल्स पॉइंट को लेके हम लोग डिस्कशंस करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को दोनों को बैलेंस किया गया है। ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 18 वर्ष के एबव, ओके, 18 इयर्स के एबव के लड़के और लड़कियों को यहाँ पे पावर दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इलेक्शन करता है उसके ऊपर वो लोग वोट डाल सकते हैं। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव नो रोल रिगार्डिंग जुडिशियरी। जुडिशियरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दूर रखा गया है और इनको इंडिपेंडेंट कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। माइंड मैप जो समरी है इस टॉपिक में क्या क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ड्राफ्टिंग कमिटी, प्रियम्बल, सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से क्या क्या लाया गया था। उसके बाद पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टाइमलाइन और इंपोर्टेंस। उसके बहुत सारे डिस्कशंस के बाद इंपोर्टेंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश रूल 200 साल से ज्यादा ब्रिटिश कॉलोनियल ने इंडिया को रूल किया था। तो उसका जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे एक्ट के हिसाब से लिया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्टैब्लिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग बने थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बना था उसके गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद पीट्स इंडिया एक्ट 1784, तो क्रिएटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन द ब्रिटेन, ओके। ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। चार्टर्ड एक्ट 1813 टू 1853 अलाउड इंडियन ट्रेड, एजुकेशन एंड सर्विसेज फॉर द इंडियंस। इन भारतीय लोगों को इंडियन ट्रेड, एजुकेशन एंड सर्विसेज में दाखिल किया गया था। इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंड ट्रांसफर द पावर टू द ब्रिटिश क्राउन। पहले क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो जो रूल्स बने थे, जो जो नियम बने थे, वो उसके हिसाब से वो लोग काम कर रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से ब्रिटिश क्राउन ने वो सारा पावर अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड 1892, इंट्रोड्यूस लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके। बिगन लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन, लेजिस्लेटिव में काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट तैयार किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, 1909 में इंट्रोड्यूस हुआ था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम कहाँ से लिया गया था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में। उसके बाद मोंटेगू चाम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में आया था। इंट्रोड्यूस डायरेक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डायरेक्ट मतलब डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे सेंटर सेंटर एंड स्टेट, ओके। ये दोनों अलग अलग गवर्नमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट अलग रहता है और सेंटर सेंटर में, लेकिन रेसिडुअरी पावर विल बी कंट्रोल बाय द सेंटर। एक चीज याद रखिएगा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस प्रोविंशियली ऑटोनॉमी, फेडरल स्कीम एंड आरबीआई। मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या होता है? इंडिया बिकम द इंडिपेंडेंट, डोमिनेंट स्टेटस गिवन। इसी एक्ट के अंदर इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस दिया गया था। नेक्स्ट, टाइमलाइन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से प्लान के अंडर बना था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। सेटअप फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना था वो कौन से प्लान के अंदर आया था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बना था? 9 दिसंबर 1946। बॉडी फ्रेम फॉर द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयार करने का डेट क्या है? 9 दिसंबर 1946। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, इलेक्टेड होके बने थे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर कब किया था? 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। उसके बाद केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950, रिपब्लिक डे के हिसाब से हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे।
आफ्टर पार्टीशन 299 मेंबर हो गए। इलेक्शन मेथड क्या था? मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द प्रोविंशियल असेंबलीज नॉट डायरेक्टेड बाय द पॉपुलर वोट। पॉपुलर वोट के हिसाब से डायरेक्टली वो लोग इलेक्ट करके नहीं आए थे, वो प्रोविंशियल असेंबलीज के हिसाब से आए थे। की पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर। स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद। यूनियन पावर्स कमेटी के जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स कमेटी कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक चीज याद रखिए, अम्बेडकर इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन ड्राफ्टिंग कमेटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेहरू जी ने ये विजन लाया था कि इंडिया का एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद जी के लीडरशिप में ये बना था। तो की फैक्ट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। 9 दिसंबर को उसका नींव रखा गया। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया। 26 जनवरी 1950 को केम इनटू फोर्स। ये चीज रखिए। 9 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्ट किया गया था, केम इनटू फोर्स 26 नवंबर जनवरी 1950। टाइमलाइन और एक्सपेंडिचर, कितने टाइम में कंप्लीट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 2 years 11 months 18 डेज में कंप्लीट हुआ था। एक्सपेंडिचर टोटल कितना खर्च हुआ था? 64 lakhs रुपीज। एट दैट टाइम इट इज अ वेरी बिग अमाउंट, आई थिंक सो। की फिगर्स कौन कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी। बी आर अम्बेडकर पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद प्रोवाइडेड द ओवररीचिंग विजन जो विजन रखे थे, कौन रखे थे? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखे थे। लेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन द डिस्ट्रिक्शन, राजेंद्र प्रसाद जी के लीडरशिप में ये हुआ था। ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे। शेड्यूल कितना थे? 8 शेड्यूल थे। और पार्ट्स कितने थे? 22 पार्ट्स। बोरोड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था बहुत सारे विदेशी कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ रूल्स वहां से बोरो करके लाया गया था। तो पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या बोरो लिया गया। फेडरल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट गवर्नर्स ऑफिस, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन जो 3 टाइप की इमरजेंसी हैं, स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, इकोनॉमिक इमरजेंसी, ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इमरजेंसी में क्या क्या प्रोविजंस रहेंगे, उसके वहां से क्या लिया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। इज कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। हम लोग जो स्टेट से राज्यसभा मेंबर्स नॉमिनेट करके भेजते हैं, वो कहाँ से लिया गया था? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आयरलैंड बोलते हैं, ठीक है, आयरलैंड, आयरलैंड से। ओके, जर्मनी से क्या लाया गया था? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम में फंडामेंटल राइट्स को हम लोग सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। ये जो रूल लिया गया था वो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया था? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम ऑफ एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब दो हाउस, ठीक है, एक अपर हाउस एंड एक लोअर हाउस, ओके। कैनेडियन कमीशन फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। सेंटर को स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ये चीज याद रखिए हमेशा, क्योंकि नो डाउट दो गवर्नमेंट रह सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, बट द सेंटर विल बी treated as the strong, okay, residuary power will be vested on the center. अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स। गवर्नर्स को कैसे अपॉइंट करते हैं? वहाँ वो कनाडा से कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग लिए। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज एससी, ओके। सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, ओके, वहां से क्या लिया था? फंडामेंटल ड्यूटीज एंड 5 ईयर प्लान। फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट 1976, ओके। ये फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग ने ऐड किया गया था। उसके बाद यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या होता है? इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट को बाहर निकाला जाता है। आर्टिकल 61 से इम्पीचमेंट को ऐड किया गया है। एक ही मैटर में इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, क्या है? वायोलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर प्रेसिडेंट वायोलेशन करते हैं तो उसी के ग्राउंड में प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया? कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी मैटर को अगर बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट ने पास नहीं कर पाए कोई भी बिल को, ठीक है, तो जॉइंट सीटिंग किया जाता है। जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन हम लोग कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ द फ्रीडम। ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे करेंगे उसके रिगार्डिंग जो भी नियम बनेंगे वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया ऑफ द लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी। लिबर्टी मतलब स्वाधीनता। जैसे हम
इजीली सब कुछ चीज अपने आप से मिल जाए, ठीक है। इक्वलिटी क्या है, सबको समान अधिकार मिले। फ्रैटर्निटी क्या है, सबको नेशन को एक अलग प्रायोरिटी देना चाहिए, ठीक है। इसके हिसाब से वो लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड इन द बेस्ट आइडियाज फ्रॉम द वर्ल्ड डेमोक्रेसीज, ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अमेंडमेंट करने के लिए आर्टिकल 368 में पावर दिया गया है पार्लियामेंट को टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टाइप ऑफ अमेंडमेंट कैसे टाइप है, 3 टाइप के होते हैं। एक है सिंपल मेजोरिटी, एक स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल प्लस स्टेट रेटिफिकेशन मेजोरिटी, ठीक है। तो सिंपल मेजोरिटी में यूज्ड ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव मैटर नॉट अंडर आर्टिकल 360। नॉर्मल चीज को अगर रेगुलेटरी में लाते हैं तो हम लोग सिंपल मेजोरिटी में। स्पेशल मेजोरिटी क्या है, टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, मतलब बोथ द हाउस, ठीक है। बोथ द हाउस में दो दोनों हाउस में टू थर्ड मेजोरिटी में जो भी बिल पास होगा वो ही स्पेशल मेजोरिटी कहला जाता है। उसके बाद स्पेशल प्लस स्टेट रेटिफिकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ द अफेक्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर। उसके बाद अमेंडमेंट प्रोसीजर में फ्लो में क्या आता है, प्रोपोजल आता है, डिबेट डिस्कशन आता है, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी होता है, उसके बाद वोटिंग होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल amendments. Indian constitution has been amended multiple times to address the evolving social, political and economic needs. सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नीड के हिसाब से बहुत सारे टाइम में अमेंडमेंट हम लोगों ने किया है। दीज अमेंडमेंट्स हैव बीन सिग्निफिकेंटली शार्प डॉक्यूमेंट फॉर द एक्सपांड ऑफ इट्स स्कोप, अपने स्कोप को बढ़ाने के लिए भी हम लोग ने किया है। 42nd अमेंडमेंट 1976 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42nd अमेंडमेंट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यहाँ पे सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड प्रीएम्बुल में ऐड किए गए थे, ठीक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, SIS बोला जा सकता है, SIS याद रखिए, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सेक्युलर, और SSI भी बोला जा सकता है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ओके। ये 3 वर्ड प्रीएम्बुल के अंदर हम लोग ने ऐड किए। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एक्सपांड किए थे हम लोग ने, ओके। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू एक्सटेंसिव चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आए इस अमेंडमेंट में, इसलिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसके बाद आया 44th अमेंडमेंट 1978। 44th अमेंडमेंट 1978 में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द फंडामेंटल राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिमूवल ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। पहले क्या होता था, फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स माना जाता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट माना जाता है अभी, ओके। लीगली वी कैन प्रूव इट, ओके। फंडामेंटल राइट्स बोल के नहीं माना जाएगा। उसके बाद अदर नोटेबल अमेंडमेंट क्या है, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, 9th शेड्यूल लिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओके। फ्रीडम ऑफ स्पीच और 9th शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हुआ था, इसको ऐड किया गया था। उसके बाद 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस में 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ये अमेंडमेंट लाया गया था। 52nd अमेंडमेंट 1985 इंट्रोड्यूस एंटी डिफेक्शन लॉ, ओके। और 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ और 10th शेड्यूल को 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में लाया गया था। 86 अमेंडमेंट 2002 को किया गया था, मेड एजुकेशन एज द फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 21A, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स 21A के हिसाब से एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन को लिया गया है 86 अमेंडमेंट 2002 में। तो हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ देखेंगे। फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 जो कि 9th शेड्यूल ऐड हुआ था। सेवेंथ जो अमेंडमेंट हुआ था वो 1956 को हुआ था। उसके बाद 1971 को 28th अमेंडमेंट हुआ था। 42nd अमेंडमेंट 1976, 44th अमेंडमेंट 1978। उसके बाद 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ, ओके। उसके बाद 86 राइट टू एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल नंबर 21A जो कि यहाँ पे डिस्कस किया गया। उसके बाद 101 2016 और 104 आर्टिकल इंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट 2020, ओके। फंडामेंटल इम्पैक्ट एरिया ऑफ द अमेंडमेंट से क्या क्या इम्पैक्ट है,
फंडामेंटल राइट्स, फेडरल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड जुडिशियल रिव्यू। 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 44th अमेंडमेंट को रिस्टोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, रिस्टोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी मतलब इमरजेंसी के टाइम में तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद 44th अमेंडमेंट का रिस्टोर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स आफ्टर इमरजेंसी। डेमोक्रेटिक राइट्स इमरजेंसी के बाद हमको दिया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक दैट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज डिवर्स सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द एस्पिरेंट्स। क्या क्या है? लेंथीएस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, बोथ बैलेंस किया गया है। फेडरल इन यूनिटी एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो कि पार्लियामेंट भी हम लोग पार्लियामेंट में जो बिल लाते हैं वो पास किया जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है असाइनमेंट के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट के असेंट के बाद वो लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले हम लोग कहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं? पार्लियामेंट में। सोशियो सेकुलर सोशलिस्ट, इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन, सोशल इक्वलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सोशियो रिलीजन। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप। ओके, यहाँ पे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मतलब 18 साल से एबव को वोटिंग के लिए एलिजिबल किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट विल गाइडलाइंस द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के अच्छाई के लिए ये माना जाता है। की इनसाइट्स क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवली कंबाइंड ए फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बेसिस, स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बेसिस में इसको माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पूरा ध्यान से रखिए, याद रखिए। क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्ट्रेंथ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्ट्रेंथ। थैंक यू। दिस वाज फॉर द कंप्लीट नोट्स, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में कवर किए जाते हैं। तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इफ यू आर न्यू टू अस, एंड प्लीज हिट द लाइक बटन। जय हिंद।